नमस्कार। आज हमारे योगा पॉडकास्ट में हम बहुत ही विद्वान जन आए हैं। हमारी पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर संजीव पात्रा जी का। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। नमस्ते। नमस्ते। तो थोड़ा सा भैया मैं परिचय देना चाहूंगी कि भैया 1998 से योग में जुड़े हैं और 1992-3 से केंद्र विवेकानंद केंद्र से भी जुड़े थे योग में। जो स्वयं सेवकों को भी ट्रेन करते थे। साथ ही साथ योग में इन्होंने डबल एमएससी किया है और पीएचडी किया है आपके स्लीप और मेडिटेशन से एसव्यासा से। एसव्यासा में भी बहुत सारे पद पर कार्यरत रहे हैं, जॉइंट डायरेक्टर, आपके एग्जामिनेशंस के लिए रजिस्ट्रार रहे हैं। और अब बहुत ही सुंदर जयपुर के पास एक बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। वहां पर भैया ने डीन के पद पर भी कार्यरत हैं और अभी प्रोफेसर के पद पर एक इस पूरा डिपार्टमेंट को बनाने में, योगा के डिपार्टमेंट को बनाने में, बच्चों को रिसर्च पेपर में हेल्प करने में, एमएससी इन योगा थेरेपी एंड पीएचडी ये बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटी में चला रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही 3 योग पर किताब भी लिख चुके हैं। तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है भैया आपसे मिलकर, आपसे बात करके। हमारी योगा जो मतलब जो भी हमारे दर्शक हैं वो बहुत बहुत खुश होंगे आपसे बात करके। बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोस्ट वेलकम। जी। जी मनिका जी। जी। आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपने इतना कुछ योग में रिसर्च वर्क्स में किया है, मैं कहूंगी एक रिसर्च वर्क, बहुत विद्वान जन है आप। तो कैसे शुरुआत हुई कि हाँ मेरे को भी योग में जाना है? एक्चुअली मेरा जो बैचलर डिग्री जो मैं किया हूँ कन्वेंशनल मेडिसिन, सॉरी कन्वेंशनल साइंस में, मेरा था बैचलर डिग्री इन जूलॉजी। तो ओके। मैं प्राणी विज्ञान में मैं किया हूँ, प्राणी विज्ञान में। जी। तो मेरा इंटरेस्ट था योग में। योग में मेरा जो इंटरेस्ट था, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बचपन से ओबीस था। और मेरा जो इच्छा था कि मैं योग में आऊं और मोटापा को कम घटाऊं। और तो इसके साथ साथ मेरा भी इंटरेस्ट था कि योगा में आऊं और अ, योगा के साथ साथ योगा के पीछे साइंस क्या है, योगा के पीछे साइंस क्या है। यदि योग को हम यदि एविडेंस बेस्ड साइंस के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा योग में होना सार्थक हो जाएगा। तो इसीलिए तो मैं बिहार में तो पहले लाइफ साइंस में मैं किया था, मास्टर डिग्री लाइफ साइंस में किया। फिर बिहार स्कूल ऑफ योगा में मैं जाके मास्टर डिग्री में अप्लाइड साइंस में किया, अप्लाइड योगिक साइंस में किया। और अप्लाइड योगिक साइंस के बाद मैं फिर एसव्यासा में आया मेरा पीएचडी करने के लिए। मेरा ओके। पीएचडी जो है स्लीप मेडिसिन। और हमने देखा था कि इम्पैक्ट और द इफेक्ट ऑफ साइक्लिक मेडिटेशन, हमारे जो गुरुजी हैं डॉक्टर नागेंद्र जी, जी। उनका उन्होंने एक टेक्निक डिजाइन किया है। टेक्निक का नाम है साइक्लिक मेडिटेशन। और जी। साइक्लिक मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारे रिसर्च है। तो जी। उन्होंने भी मुझे बताया था कि हम स्लीप आर्किटेक्चर में इसका इम्पैक्ट देख नहीं सकते हैं क्या। तो फिर हमने हमने बताया कि हाँ देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ओह, तो वेरी गुड। हाँ। तो वाह, फिर ये हम तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ हाँ। तब फिर हमने देखा और हमने समाज को बताया कि आप यदि साइक्लिक मेडिटेशन करेंगे रोज सवेरे और शाम, आपको और कुछ करने की लिए जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका जो डीप स्लीप और आपका जिसको बोलते हैं साउंड स्लीप का जो अमाउंट मेडिटेशन से ही बढ़ जाएगा। और ड्रीम स्लीप घट जाएगा। और जो नंबर ऑफ अवेकनिंग्स पर आवर वो भी घट जाएगा। ये बहुत हमारा सुंदर। और ये फाइंडिंग समाज में एक अप्रिसिएशन भी मिला। जी, आजकल तो स्लीप का तो प्रॉब्लम है और आपने साइक्लिक मेडिटेशन से, मैंने भी रिसर्च पेपर्स बहुत सारे पढ़े हैं और उसमें आपका भी बहुत दिनों से हम देख रहे थे भैया का, ये बहुत सुंदर वर्क है। इसके बारे में भी हम पूछेंगे भैया। और जो अभी आप जैसे कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे ना भैया इस दौरान, कि आपने जब रिसर्च वर्क का किया कि मैं योग में इस तरीके से रिसर्च करूंगा, एज ए योगा साइंटिस्ट वर्क करूंगा, तो कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे। सो उनसे कैसे ओवरकम हुए और कैसे उन्होंने आपको मोटिवेट किया? तो चैलेंजेस तो बहुत सारे थे। तो पहला जो चैलेंजेस थे जो पीएचडी के समय, तो हमको सब्जेक्ट मिलना मिलना और प्रॉपर सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट आएंगे लैब में और साइक्लिक मेडिटेशन करेंगे तो कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि बच्चे नहीं आ रहे हैं या योगा प्रैक्टिशनर्स नहीं आ रहे हैं। हम उनको कॉल करके बुलाते थे, नहीं तो उनके
उनके जो रेसिडेंस में जाके पहुंचते थे और उनको बहला के कन्विंस करके फिर लाभ को लाना, फिर सवेरे शाम करवाना, फिर रात भर लाभ में रख के। और हम तो कम से कम 4 साल हम सोए नहीं है रात। 4 साल शाबाश। हम सोए नहीं है। और बस मेरे सब्जेक्ट जागते थे, ना सॉरी, मेरे सब्जेक्ट सोते थे और और मैं मैं जागता। वो ये तो माँ की टाइम। तरह आपने, हाँ, जैसे माँ नहीं सोती बच्चों को बिल्कुल देखते हुए, तो वाह, दैट्स सो गुड। तभी आपने स्लीप मेडिटेशन का ये बहुत अच्छा एनालिसिस किया। हम इसके बारे में भी आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसे वर्क करता है ये, मतलब हाउ इट इज वर्क, कि कैसे, मतलब इसमें रिसर्च में, और ये स्लीप और मेडिटेशन, साइक्लिक मेडिटेशन कैसे हमारे ब्रेन पर इफेक्ट करता है और कैसे हमारी स्लीप को और डीप कर पाता है। साइक्लिक मेडिटेशन जो है एक ये लाइट इंटेंसिटी योगा प्रैक्टिस है विथ अवेयरनेस। लाइट इंटेंसिटी मूवमेंट है विथ अवेयरनेस। और प्रीवियस रिसर्च भी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि यदि कोई भी लाइट इंटेंसिटी प्रैक्टिस विथ अवेयरनेस हम करते हैं तो फिर एक ग्रुप ऑफ, एक क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन जो ब्रेन में है वो एक्टिवेट होते हैं। वो सिंथेसाइज करते हैं एक न्यूक्लियोसाइड जिसका नाम है एडिनोसिन। ओके। एंड एडिनोसिन इंड्यूसेस डीप स्लीप। ओके। ओके। लेकिन लेकिन एक वाह। बात है। जी। लेकिन कुछ जो लोग, जिन लोग का कुछ जो एडिक्ट हैं या जो कॉफी पीते हैं, तो उनमें क्या होता है ना, वो जो एडिनोसिन का सिंथेसिस बहुत कम होता है। तो इसीलिए मैं तो बताऊंगा साइक्लिक मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि साइक्लिक मेडिटेशन जो है ये एक मूवमेंट मेडिटेशन टेक्निक है। यदि आप यदि नहीं जानते हैं तो आप वॉकिंग कीजिए, नहीं तो कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कीजिए। फ्री हैंड एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, ये सब लाइट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस है जो कि ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को एक्टिवेट करते हैं। और ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन एक्टिवेट होने से आपका साउंड स्लीप बढ़ेगा और बहुत इंसान इंसोम्निया से छुटकारा मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब अगर कॉफी ले तो कितने बजे तक ले, जैसे कुछ लोग को कॉफी की हैबिट होती है, तो कितने हाँ, बजे तक ले या नहीं ले कॉफी चाय का, जैसे शाम को, अगर रात को अगर डीप स्लीप चाहिए तो आपको चाय कॉफी कब तक ले सकते हैं आप। मुझे जो अ, हमने जो मेरा और भी एक रिसर्च था जो कॉफी के ऊपर हमने किया था, कॉफी के अच्छा। ऊपर। तो शाबाश। हमने जो रिकमेंडेशन दिया था कि जिनका आदत है, कॉफी पीने का आदत है, तो हम एक झटके से उनको छुड़वा नहीं सकते हैं। यदि हाँ। दिन में एक दो बार कॉफी ले लेते हैं, लेकिन सोने से पहले कॉफी लेना बिल्कुल मना है। सोने से, हाँ। तो यदि 6 बजे तक वो एक दो बार कॉफी ले लेते हैं क्योंकि उनका आदत है, तो उनको उनका आदत को हम बंद कर नहीं सकते हैं। तो यदि दिन में एक दो बार ले लें और 6 बजे से पहले ये जो आदत, मतलब और कॉफी ना पिए, तो फिर गहराई, मतलब साउंड स्लीप होगा। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने चीज बताई भैया, क्योंकि ये तो पूरा रिसर्च पेट पर है कि अगर आपको कॉफी भी लेनी है तो आप 6 बजे तक ही ले लीजिए। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई। और एक चीज और हम पूछेंगे कि किस तरीके से ये रिसर्च वर्क्स, किस तरीके से जैसे मेडिटेशन थिंग्स हैं जो आप सर्च कर रहे हैं, वो सोसाइटी को किस तरीके से लाभ देता है, क्योंकि आगे आने वाले जो अब योगा टीचर्स के बारे में भी जो हम आपको पूछना चाह रहे हैं, कैसे इफेक्टिव है, ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी इस योगा रिसर्च में एज ए योगा साइंटिस्ट के रूप में वर्क कर पाए। तो ये किस तरीके से सोसाइटी के लिए इफेक्टिव होती है, ये भी आप बताइए प्लीज। आजकल जो योग है ना, योग एक्सरसाइज जैसा हो गया है। हम्म। तो लोग करते हैं जैसे कि स्टेप इन, मेंटेन, स्टेप आउट। मेंटेन करने के लिए उनके पास समय नहीं है। यदि भी कोई भी पोस्चर को हम मेंटेन नहीं करेंगे लंबा समय तक और उसका आनंद नहीं लेंगे, तो योग पोस्चर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, योग पोस्चर का कोई बेनिफिट नहीं है। ओके। हाँ, तभी तो दूसरी हमारे यहाँ कहा गया है, स्थिरम सुखम आसनम। हाँ, बात, हाँ, हाँ। जी, और जी। दूसरी बात है पतंजलि के हिसाब से कि जब हम मेंटेन करते हैं, खो जाए, वो हाँ, साइलेंस में खो जाए, वो शरीर के जो हर परिवर्तन हो रहा है उसमें खो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मेंटेन कर नहीं पाते हैं। हम्म, पहला तो है हमारे पास पेशेंस नहीं है। दूसरी बात है
हम योग को एक्सरसाइज जैसा करते हैं। तीसरी बात है, हमारे खान पान में कोई खान पान में कोई हमारे जो है मतलब रोक नहीं है। तो ये हम्म। जो है, ये हम बोलते हैं योग के बाधक तत्व। योग के बाधक तत्व, जब तक हम खान पान ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम पोस्चर को 1 मिनट से ज्यादा मेंटेन नहीं करेंगे, तब फिर योग का बेनिफिट मिलना असंभव है। मैं किस्सा आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। प्लीज प्लीज। मैं जो बिहार स्कूल ऑफ योगा में मैं एमएससी कर रहा था, हमको जो स्वामी जी, हमको कम से कम 10 आसन दिया था। स्वामी जी ने हाँ। बोला कि 10 आसन आप प्रैक्टिस करो, और 10 आसन को ऐसे प्रैक्टिस करो जो कि 1 घंटा आप रह सकते हो। और हमको बताया था कि 25 आसन ऐसे प्रैक्टिस करो जिसमें आप मिनिमम 10 मिनट्स के लिए आप रह सकते हैं। और अच्छा। हमने हमने इतना बढ़िया से प्रैक्टिस किया था। और मुझे याद है कि मैं सर्वांगासन में आधा घंटा से ऊपर मैं मेंटेन किया था। और फिर और एक आसन जो कि बकरास सॉरी अर्धमचंद्रासन में मैं कम से कम 10 मिनट से ऊपर, 10 मिनट तक मैं इस पोस्चर को मेंटेन किया। ओ दिन वेरी में गुड। 2 पोस्चर कीजिए, 3 पोस्चर कीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। सही कह रहे हैं आपने, आपने बिल्कुल गुड बात कह दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आसन में रुकना है। आजकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल ऐसा लगता है हम वर्कआउट या फिर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हम आसन में तो होल्ड कर ही नहीं पाते हैं। जब तक बोले जब तक तो दूसरे का टाइम हो जाता है। तो ये आपने बहुत सही कहा कि स्थिर, और एक कहा कि 10 आसन आप 1 घंटे के अंदर आपको करने हैं, और 25 आसन आपको 2.5 घंटे के अंदर आपको रोकने हैं। और एक कोई आसन 2-3 आसन आप ऐसे चूज कर लीजिए जिनको आप पूरा अच्छे से कर पाए, 10 से 15 मिनट। और आप तो कह रहे हैं 1 घंटा, तो ये बिल्कुल होल्ड करने पे उसके लाभ मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही भैया, बड़ा अच्छा है, लोगों को बहुत अच्छे से इससे गाइडेंस मिलेगी। तो हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि व्हाट यू सी इन द फ्यूचर, कैसे आप योगा का फ्यूचर देखते हैं, बिकॉज यू आर अ योगा साइंटिस्ट। तो योगा साइंटिस्ट को तो आपको पता है फ्यूचर का एस्पेक्ट किस तरीके से है। तो किस तरीके से आप फ्यूचर देखते हैं ताकि हम अपने योगा एस्पिरेंट्स को बता सके, उनको सही गाइडेंस दे पाए। एक तो बात है कि योग को आजकल आम जनता योग की तरह नहीं देखते हैं। योग को देखते हैं कि योगा इज मेंट फॉर कोर स्वेटिंग। कोर स्वेटिंग, यदि मुझे ज्यादा पसीना निकल रहा है तो योग है। यदि आप योग करके यदि पसीना पसीना यदि निकाल नहीं पाते हैं, तो छुट्टी हो जाता है योग टीचर। तो दूसरी बात, आजकल जो योग टीचर जो छोटे मोटे कोर्स करके निकल जाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करके निकल जाते हैं, और फिर खुद को टॉल क्लेम करते हैं, हम ये बीमारी ठीक कर देंगे, वो बीमारी ठीक कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं उनको बताऊंगा, पहले योगा टीचर को बताने के लिए जाऊंगा कि पहले आप खुद प्रैक्टिस करें, खुद प्रैक्टिस करें। आपके हर अनुभव को, हर परिवर्तन को अनुभव करें। यदि आपके शरीर में हर परिवर्तन को अनुभव करेंगे, वही अनुभव आपके जो आपके सामने जो आपके पार्टिसिपेंट प्रैक्टिस करते हैं, वो परिवर्तन वो भी अनुभव कर सकते हैं। और दूसरी बात है, जब आप परिवर्तन को ठीक तरह से अनुभव कर पाएंगे, तब जाके आप बता पाएंगे कि कौन सा बीमारी के लिए क्या योगा सही है और क्या योगा सही नहीं है। हम्म। दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि योग को एक्सरसाइज ना समझें। हम्म। योग को बिल्कुल एक्सरसाइज ना समझें। योग को मेंटेन करवाएं। हर 2 पोस्चर के बीच में थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कराएं, क्योंकि योगा इज नेवर नॉट मेंट फॉर फोर स्वेटिंग। योगा इज ऑल अबाउट गिविंग फोर रिलैक्सेशन टू द बॉडी पार्ट्स। क्योंकि जी। रिसर्च में देखा गया है कि स्टिमुलेशन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, यदि कोई भी पार्ट को हम स्टिमुलेट करते हैं, and you give absolute amount of time, or you give sufficient amount of time to relax that particular part of the body, तो हीलिंग वहां से शुरू होता है। योगा थेरापी का जो प्रिंसिपल है, लोकल स्टिमुलेशन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। योगा थेरापी का जो प्रिंसिपल है, अवेयरनेस।
योगा थेरापी का जो प्रिंसिपल है इंटरनलाइजेशन, योगा थेरापी का जो प्रिंसिपल है इवॉकिंग द इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन एबिलिटी विद इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये सब नहीं होता है क्योंकि पहले तो इंटरनल विजुअलाइजेशन होता नहीं है, और ब्रेथ अवेयरनेस होता नहीं है, और ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज नहीं कराते हैं, पोस्चर को मेंटेन नहीं कराते हैं, और योग को बस एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज जैसा 1 2 1 2 करके रिपीट करवाते हैं। तो फिर मैं बताऊंगा कि यंग एज तक योग सही है, और जब ओल्ड एज में योग करना मुश्किल हो जाता है, और हेल्थ को मेंटेन करना हमारे लिए पॉसिबल है नहीं। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा आपने कि योग में, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि योग को एक्सरसाइजेस नहीं, एक आप जो भी आसन लें उसको साधना की तरह लें, उसको पूरी साधना करें, उसकी अवेयरनेस, कहाँ आपको खिंचाव तनाव किस तरीके से आ रहा है, इनर अवेयरनेस को इम्प्रूव करें, एंड देन फिर उसके बाद एक प्रॉपर रिलैक्सेशन करें, तब उसके बाद फिर दूसरे आसन में जाएं। और मतलब योग का मतलब ये नहीं कि आपका पसीना आ रहा है, वर्कआउट नहीं है, आप अपने आप से ब्रीथ सिंक्रोनाइज हो रहा है हर मूवमेंट के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। तो हम भैया ये और पूछना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से एक योगा स्टूडेंट को कैसे अपना करियर आगे शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक छोटे मोटे कोर्स करके आते हैं, आप तो खुद अभी यूनिवर्सिटी में इतने सुंदर बच्चों को सिखा रहे हैं एमएससी और ये इस तरीके से, तो कैसे वो अपना ग्रूमिंग करे एज ए योगा प्रोफेशनल, कैसे दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी एज ए योगा प्रोफेशनल। हम सभी योगा लवर्स और एस्पायरेंट जो जो टीचर्स आ रहे हैं उनके लिए पूछ रहे हैं कि कैसे वो अपने आप को ग्रूम करें एज ए योगा टीचर, द रियल ऑथेंटिक योगा टीचर्स। एक तो है कि पहले तो मैं बताऊंगा शॉर्टकट छोड़ दें, शॉर्टकट, बिकॉज हम्म। शॉर्टकट ऑलवेज कट शॉर्ट्स अवर लाइफ, शॉर्टकट कट अवर लाइफ। हाँ। ये कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स है, कोई भी डिस्टेंस एजुकेशन में कुछ चीज मिल रहा है, वो सब चीज को मैं तो बताऊंगा कि लेना नहीं चाहिए, क्योंकि योगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस है। इस योगा को ऑनलाइन एंड डिजिटल लर्निंग में कर नहीं सकते हैं, क्योंकि योगा के लिए चाहिए प्रॉपर गुरु, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ह्यूमन टच। गुरु होना चाहिए, और गुरु आपके पास रहना चाहिए, हर परिवर्तन को इंडिकेट करना चाहिए, यहाँ पर आपका परिवर्तन हो रहा होगा, आप अनुभव कीजिए, आपका ध्यान को यहाँ पर ले जाइए। दूसरा चीज, हर योगा टीचर एक साधक बने। साधक का मतलब है जल्दी सोना है और जल्दी जागना है। यदि हम योग को दोपहर में कर रहे हैं, योग को आधी रात पे कर रहे हैं, तो फिर योग की क्या होगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि योगा योगा हम कम से कम 4 घंटे मील के बाद करना चाहिए, 2 घंटा लाइट स्नैक्स या लाइट ब्रेकफास्ट के बाद करना चाहिए। यदि आप दोपहर में किसी को योग कराएंगे तो योग की बेनिफिट क्या मिलेगा। तो इसीलिए अर्ली मॉर्निंग सबसे जो बेहतर जो टाइम है वो है अर्ली मॉर्निंग। और दूसरी बात है, जो योगा टीचर एक रोल मॉडल होना चाहिए सोसाइटी में। रोल मॉडल, यदि रोल मॉडल वो बनेंगे नहीं, तो फिर जो जो समाज, आने वाला समाज है, आने वाले स्टूडेंट है, और आने वाले उनको फॉलो करने वाले, वो फॉलो करेंगे नहीं। हम्म। क्योंकि ये एक योगा टीचर को अनुशासन में रहना पड़ता है, खान पान में अनुशासन, सोने में अनुशासन, बात करने में अनुशासन, रहन सहन में अनुशासन। यदि हम अनुशासन नहीं लाएंगे तो फिर हम योगा टीचर नहीं, हम बन जाएंगे फिजिकल इंस्ट्रक्टर। हम तो योगा इंस्ट्रक्टर नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे फिजिकल इंस्ट्रक्टर। योर जी, ड्यूटी इज टू योर ड्यूटी इज टू bend someone's body, but your duty is not to culture someone's body. बिल्कुल, बहुत इसलिए बहुत ही मेरा तो सुंदर। ये गुजारिश है, मेरा मेरा तो रिक्वेस्ट है कि आप एक साधक बने। खान पान पे आपका साधना, आपका सोने पे साधना, आपके प्रैक्टिस में साधना, हर चीज में साधना रखें। पैसा के पीछे ना भागें, क्योंकि पैसा तो बस थोड़ी देर के लिए पैसा की समस्या होता है, और पैसा आपके पीछे हाँ, आप भागेगा। जब एस्टेब्लिश हो जाते हैं और आपकी साधना पूरी हो जाती है तो अपने आप ही मतलब चीजें फ्लो में आने लगती हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत आपके जो
इतने मतलब वर्षों का जो योग में अनुभव है वो बिल्कुल झलक रहा है, और वो आप लोग बहुत अच्छे से गाइड भी कर रहे हैं। तो अब हम ये आपसे पूछेंगे जैसे कि पर्सनल जर्नी के रूप में, हाउ यू फील ब्लेस्ड एज ए योगा, जैसे आप तो पूरा योगा साइंटिस्ट के रूप में हैं, तो ऐसा ब्लेसिंग मतलब हाउ यू फील ब्लेस्ड, ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आप सुनाना चाहें, या योग में आपको हाँ ये बहुत अच्छा चीज है इसके बारे में कुछ बताना चाहें तो प्लीज बताएं। योग में मैं तो आपको मैं बताऊं, मेरे दो गुरु रहे हैं। एक गुरु तो मेरे दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु। जो मेरे दीक्षा गुरु हैं वो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। और मेरे जो शिक्षा गुरु हैं वो है डॉक्टर एच आर नागेंद्र जी, डॉक्टर आर नागरत्ना जी। और वो नहीं रहे हैं, और वो है श्री शेषाद्री जी, एच डी जी शेषाद्री। हाँ, बता रहे थे कि उनके आप बिल्कुल उनकी सेवा में आपने पूरी सेवा करी, उनके साथ में आप रहे। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आप हम आपसे बात कर पा रहे हैं शेषाद्री जी के बारे में, और आपके इतने जो गुरु रहे हैं विद्वजन, उनके बारे में। थैंक यू सो मच। हाँ प्लीज बताएं। और और एक हमारे गुरु जी डॉक्टर एच आर नागेंद्र जी के जी एक जी छोटे भाई है, वो तो अब नहीं रहे हैं। वो है प्रोफेसर आर वेंकट राम जी। जी तो जी वो, जैसे कि डॉक्टर एच आर नागेंद्र जी एक नासा के साइंटिस्ट हैं, वो भी मतलब आईआईटी में उनका पढ़ाई हुआ है। आईआईटी में भी बहुत बड़े मतलब रिनाउंड प्रोफेसर रहे हैं। और वो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में वो गुरु रहे हैं। ओके। प्रोफेसर के सुब्रमण्यम, जो कि हमारे एनडीए के जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के प्रिंसिपल रह चुके हैं। तो उनसे अनुशासन क्या सीखना है, कैसे बोलते हैं वो सीखना है, कैसे बैकबाइटिंग बंद करना है उनसे सीखना है। सिर्फ उतना नहीं, जो हमारे जो जर्नी बहुत ही सुंदर रहा। मैं तो बस बिहार स्कूल ऑफ योगा में 2 साल था। 2 साल में साधना के लिए दिया, अपने साधना के लिए, अपने शरीर के साधना के लिए, आपके मन के साधना के लिए, आपके कर्म के साधना के लिए। लेकिन मेरा जो जर्नी रहा, मैं 2003 से लेके 2019 तक 16 साल कंटिन्यूअसली मैं रहा एस व्यासा में, स्वामी जी विवेकानंद जी योगा अनुसंधान में। और हर चीज में मेरा एक अनुभव अच्छा रहा। हमने शुरू किया डिस्टेंस एजुकेशन, और हमारे डॉक्टर एच आर नागेंद्र गुरु जी के सानिध्य में हमने शुरू किया। फिर हमने जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है, फ्लैगशिप 1 मंथ हाँ वही, हाँ हाँ। उसका हमने मैनुअल लिखा, उसको हमने स्टैंडर्डाइज किया। तो फिर हमने शुरू किया BMIS कोर्स है, 5.5 years डॉक्टर का। उसका भी सब कुछ, उसका भी हमने नींव रखा, उसको भी स्टैंडर्डाइज किया। और आजकल वो BMIS में 100+ के बच्चे रहते हैं। बहुत और बढ़िया। जी जी जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। एसबीआई शाह के जो BMIS है बहुत पॉपुलर है। डॉक्टर जी ऑपर आए होंगे, डॉक्टर ऑपर आपको उनका अनुभव साझा किया जी होगा कि जी डॉक्टर जी ऑपर और हमारे जो गाइड थे, जो कैसे सिलेबस डेवलप करेंगे, कैसे इसको स्टैंडर्ड होंगे, वो अभी एसबीआई शाह के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर N. K. Manjunath सर। और इसके बाद मुझे जो काम दिया गया था एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एसबीआई में नहीं हुआ करता था, लेकिन अच्छा। हमने शुरू किया। मतलब फ्रॉम द स्क्रैच एवरीथिंग हमने शुरू से शुरू किया है। और अभी एसबीआई की जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, वन ऑफ दी मतलब क्या मैं बोलूँ कि वन ऑफ दी मतलब हाईली अप्रिशिएबल डिपार्टमेंट। सिस्टमैटिक, हाँ, सिस्टमैटिक एंड हाईली अप्रिशिएटेड। वाओ, वेरी गुड। वाओ, सो फील सो ब्लेस्ड टू हैव ऑन योर पॉडकास्ट भैया, लिटरली इट्स सो गुड। बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने रिसर्च में हर। भी, हाँ रिसर्च में भी हमारा कंट्रीब्यूशन रहा। जी जी रिसर्च में हम लोग जब ज्वाइन किया था, मतलब ज्यादा तो इक्विपमेंट नहीं था, कुछ न्यूरोसाइकोलॉजिकल इक्विपमेंट था। फिर धीरे धीरे एसबीआई के रिसर्च में फिर बहुत सारे इक्विपमेंट आए, जैसे कि ये वर्क पोटेंशियल, फिर आए पॉलीसोमनोग्राफी, फिर जो मेटाबॉलिक एनालाइजर, ये सब आए। फिर धीरे धीरे बढ़ते गया। और अभी जो लोग एग्जाम्पल देते हैं एसबीआई के रिसर्च को भी एग्जाम्पल देते हैं, और वो पॉसिबल हो पाया डॉक्टर एच आर नागेंद्र जी के ड्रीम के लिए, और डॉक्टर सली टेलिस जो कि मेरे रिसर्च गाइड हैं, उनका मतलब उनकी इच्छा के लिए। तो दोनों के मेहनत की वजह से
अभी एस व्यासा के जो रिसर्च इस वो भी हाईली अप्रिशिएबल और जी एडमायरेबल है। जी 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 जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो मैं यही पूछना चाहूंगी लिटरली भैया, ये बहुत अच्छे से आपने एक बहुत बड़ा मतलब आपने तो एक योग के सागर में ही हमको डुबो दिया है। इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी चीजें कि हम एक पॉडकास्ट में इसको लग रहा है कि कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने व्यूअर से भी पूछेंगे, आपके भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम भैया तक पहुंचाएंगे। और भैया से दोबारा दोबारा समय लेकर उनसे और भी क्वेश्चंस पूछेंगे, स्लीप, उनके रिसर्च वर्क्स के बारे में और उनके जीवन अनुभव, योग जीवन के अनुभव के रूप में। तो आज हमें इसे यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए भैया कुछ आपको जैसे निष्कर्ष के तौर पर कुछ कहना चाहें, कुछ कंक्लूजन के तौर पर, तो प्लीज आप बताइए कुछ हमारे व्यूवर्स को। कंक्लूजन मेरा वही होगा, जो हम यही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि आप योगा करें, स्वस्थ रहें। सिर्फ योगा नहीं, आपके मन को भी आप कल्चर कीजिए, मन को शांत रखें, खान पान को रोक लगाएं। यदि हम खान पान के ऊपर रोक लगाएंगे, मन के चिंताओं के ऊपर रोक लगाएंगे, तो फिर हमारे मन से चिंताएं भाग जाएंगी, स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि हमारे डॉक्टर नागरत्ना जी बोलती हैं, डॉक्टर नागरत्ना दीदी बोलती हैं कि स्पीड ऑफ माइंड इज कॉल्ड स्ट्रेस। जी और जी इस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए मन को कल्चर करना पड़ेगा। इस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपकी एक्टिविटी को नियंत्रण करना पड़ेगा। इस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए खान पान में रोक लगाना पड़ेगा। जी जी जी, बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात कही। और इसी तरीके से हम सभी को कहेंगे कि योग की शरण में रहें, अपना पूरा जीवन, अपने विचार, अपना मन उसी तरीके से आपका वैसे ही अपने आप उसी दिशा में आगे बढ़ता रहता है। और आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। भैया आपके भी स्वास्थ्य की, सुख की, आनंद की और हम सक्सेस की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हाँ, ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। हाँ।